चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं पुणे से, जहां से हर्षवर्धन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? मेरी बेटी एमएनसी में सेवारत है, जिसका विवाह अभी हाल ही में गत वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ है। विवाह में उसे हमें भेंट में सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए जो कुछ लाखों में है और अन्य कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई है। प्रश्न ये है सवेरा कि आयकर एक्ट विधान के अनुसार मेरी या बेटी की इस भेंट प्राप्ति पर क्या जवाबदेही बनती है? दूसरा, क्या सोने चांदी के आभूषणों वस्तुओं को भी आयकर विवरणी में दर्शाना होगा? ठीक है, दोनों सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बधाई अपने बच्ची की शादी के लिए। और मुझे लगता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े अमीर है, इसलिए इतने सारे ज्वेलरी वगैरह आपको गिफ्ट में मिली है। खैर, इस पर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी गौरी? देखिए, जो आपकी बेटी हैं या आपके दामाद भी, अगर मैं उनकी बात भी करूं, तो जिन दो लोगों की शादी होती है उनको शादी के मौके पे जो भी गिफ्ट्स मिलती हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, कोई कैश है या कुछ भी है, वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर उनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिटर्न में भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपकी, क्योंकि आपकी वेडिंग जो है वो रजिस्टर हुई होगी, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, शादी का कार्ड छपा होगा और ऐसे कुछ आप प्रूफ कर सकते हैं कि शादी हुई है। तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आजकल प्रूफ करने के लिए और बहुत तरीके होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, देखते हैं गिफ्ट मिल रही है, कार्ड छपे हैं, इतने लोग आए थे शादी पे तो इतना सगन दिया होगा, ऐसे अन्य तरीके होते हैं प्रूफ करने के कि ये पैसा शादी पे ही मिला था। लेकिन इन सब के लिए मुझे लगता है जरूरत तब पड़ती है जब इनकम टैक्स विभाग बहुत एक्सट्रीम केस है ये। मैं बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बता रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत होती है, वैसे कभी भी ज्यादातर 99.9 केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपके केस में, क्योंकि शादी तो आपकी बेटी की हुई है, तो अगर आपको कुछ मिला है तो वो आपकी गिफ्ट बन जाएगी, आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो उसको आपको दिखाना होगा? हाँ, वो आपको रिटर्न में दिखाना होगा, टैक्स देना होगा। लेकिन बेटी और दामाद को जितना भी कुछ मिला है शादी के अवसर पर, उनको कुछ नहीं देना। तो उनको रिटर्न में दिखाना भी नहीं होगा? उनको रिटर्न में दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी इनकम है ही नहीं, तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि ये इनकम बन जाएगी, क्योंकि इनकी शादी नहीं है, बेटी की शादी है। तो उस केस में आपको टैक्स देना होगा। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से रमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ, मेरी उलझन, मैं एक टैक्स पेयर हूँ और अच्छा। मेरे को मेरे पूर्वजों की जमीन एक बिकी है, उसमें 4,73,000 रुपए मिले हैं। तो क्या मेरा टैक्स इस पे कुछ बनता है, और अगर रिटर्न में इसको मैं कहाँ भरूं? ये जो जमीन आपने बेची है, ये पूर्वजों की जमीन है, कौन सी जमीन है? एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड? एग्रीकल्चर लैंड कैसे आप मानते हैं? उस पर खेती होती इसलिए मानते हैं, या फिर टैक्स जब उसका स्टैम्प वैल्यू देने गए थे तब एग्रीकल्चर लैंड उस पर माना गया था? हाँ, नहीं, खेती होती है वहाँ पर, वो चारों तरफ खेत है, वो सब खेती के लिए ही उसने परचेज की है, जिसने भी ली है। अच्छा, ठीक है। गौरी, क्या होगा इनका? देखिए लक्ष्मण, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसको जब हम बेचते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है या हम एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन सिर्फ कह देने से कि उस लैंड के ऊपर खेती हो रही है इसलिए वो एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसा नहीं। कोई भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन अगर उसमें फॉल करता है तो ही उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड मानते हैं। और जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, इसलिए जब हम उसको बेचते हैं तो हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। लेकिन ये अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, या ये एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है, तो उस केस में टैक्स की देनदारी बनेगी और आपको अपनी रिटर्न में कैपिटल गेन दिखाना होगा और उसके ऊपर टैक्स भी भरना होगा। तो इसमें ये कैसे पहचाने कि एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है? उनको इनकम टैक्स एक्ट देखना होगा? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन दी गई है एग्रीकल्चरल लैंड की। उसमें कुछ क्लॉजेज हैं कि आपका ये कितना किलोमीटर के अंदर आता है रेडियस में, और उस रेडियस शहर से कितना किलोमीटर अंदर, बिल्कुल, और उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आपको देखना है वो उसमें फॉल
कर रहा है या नहीं फॉल कर रहा। अगर वो क्लॉज से बाहर हो जाता है तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाता। तो उन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि वो मीट हो रहे हैं कि नहीं। हालांकि इसमें एक चीज़ और होता है, जब हम लैंड परचेज या सेल करने जाते हैं तो वो किस एरिया में आता है वो खुद स्टैम्प ड्यूटी लेते वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस ही बताता है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड है या फिर आपका लेकिन देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी वो इनकम टैक्स एक्ट को देगा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वहां पे पॉपुलेशन कम रही हो और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन अब वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो आपको ये देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की दी गई है उसमें आप फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि शेयर हो, रियल एस्टेट या हो फिर ज्वेलरी, इस पर कैपिटल गेन्स के लिए अब आ गया है नया इंडेक्स। कैसे पड़ेगा, इससे आपके कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी पर असर, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।